हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने परिवार इंडो पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक नई सीरीज को शुरू किया है जिसमें हम एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल और भी जितने भी एसएससी के अदर एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, तो ये उन सभी के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम देख रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स को हम उठा रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, मतलब हर एक चीज को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस, प्लस में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, और प्लस में उससे रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है या फिर बेसिक्स है वो मैं आपके क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। आई होप आपने अपना कॉपी पेन निकाल लिया है, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखेंगे कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, और आपको उसको कमेंट में भी लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो एक साथ रिस्पॉन्सिबल होगी किसको, लोकसभा को। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो इट इज आर्टिकल नंबर 75। ठीक है, अब देखिए आप है ना मतलब चीजों को एलिमिनेशन मेथड से अगर आप करना शुरू करेंगे, जैसे आर्टिकल्स है तो आपको एक अगर बेसिक ओवरव्यू है ना कि जैसे स्टार्टिंग में कौन से हमारे स्टार्टिंग में की आर्टिकल्स है, 2-4 आर्टिकल है कि कैसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया के बारे में है, उसके स्टेट्स के बारे में कि अगर नया स्टेट बनाना है तो कैसे बनेगा, जैसे पार्ट 1 में वो है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 12 के आसपास की सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, फिर पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 13 से लेकर अपना फंडामेंटल राइट्स जो है 32 तक, 33 तक, ठीक है, तो ये अपना 35 तक, ये सब चीज पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स में है। आप एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलो। ठीक है, फोर्थ में क्या है, डीपीएसपी है पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। ठीक है, उसके बाद में पार्ट नंबर 5 शुरू हो जाता है। उसके बाद में देखिए पार्ट नंबर 5 शुरू हो जाता है, उसमें जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो शुरू होती है। तो हम एक अगर नॉर्मल सा कि जैसे ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा, हमारे डिप्टी स्पीकर, कौन कैसे अपॉइंट होगा, कौन किसको अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट का क्या इम्पीचमेंट कैसे होगा, तो वो सारी चीजें इसमें है, पार्ट नंबर 5 में। तो अगर आप एक नॉर्मल आइडिया भी लगाओ ना तो भी मतलब एलिमिनेशन मेथड से, जैसे आर्टिकल नंबर 29 है, यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर जैसे 35 है तो ये भी हमारा जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है 36 से डीपीएसपी शुरू हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। 302 तो ये तो बहुत ज्यादा लास्ट में जाके चीजें जो है वो बहुत लास्ट में, मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट की बात तो पहले ही हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे 112 जो हमारा बजट वगैरह है उससे रिलेटेड, तो ये सारी चीजें मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 50 से लेके 100, 110, 112, 120 यहाँ के आसपास है। अगर आप एक आइडिया भी गेस करो ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो हमें अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसको मगअप करते हुए आगे बढ़े, हमें हर एंगल से एलिमिनेशन मेथड भी हमें सीखना है। ठीक है, हमें हमारे बेसिक्स भी क्लियर करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स भी बनाने हैं, हमारे फैक्चुअल भी याद करने हैं, हम हर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए आर्टिकल नंबर जो 75 है ना, 75 ये बात करता है, क्या कहते हैं, आर्टिकल 75 का पार्ट नंबर 3 जो है वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस। लोअर हाउस कौन सा है, लोकसभा। ठीक है, जिसके अभी चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, व्हेन ए बिल इंट्रोड्यूस बाय ए मिनिस्टर, जब कोई भी बिल आता है जैसे लोकसभा में, ठीक है, और वो कोई मिनिस्टर जैसे लेके आया है, when a bill introduced by a minister in the Lok Sabha is not approved by it, the entire council of minister is responsible, not the minister। जैसे कि कुछ भी काम हो रहा है ना तो उसमें सिर्फ एक मिनिस्टर जो है ना वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इसमें क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जो भी काम वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल एक जो भी मिनिस्टर है, ठीक है, एमपी है या एमएलए है, जैसे एमएलए तो विधानसभा के हो गए, लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है, तो वहां पर जो मिनिस्टर है ना
वो सिर्फ एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कंप्लीट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल नंबर 75 में लिखा है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आई होप आपका ये जो बेसिक पॉइंट है ये क्लियर हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने एक स्लाइड में एक साथ इकट्ठे कर लिए, तो अब हम उनको रिवाइज करते हैं। देखिए आर्टिकल 72 बोलता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, कि जो पार्डन जो है वो देता है, अलग अलग तरह की होती है, तो वो 5 तरह की जो भी रहती है, तो ये किस में दिया गया? आर्टिकल नंबर 72 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रीवियस ईयर है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल इंडिया के लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये लो मतलब लॉयर है, गवर्नमेंट का लॉयर, एक बेसिक सा आप अगर देखें तो। आर्टिकल नंबर 78 में क्या बोला गया? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज को बोला गया है। आर्टिकल नंबर 85 बोलते हैं कि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, उसके प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 93 बात करते हैं कि स्पीकर इन और डिप्टी स्पीकर ऑफ द, ये यहाँ पे आएगा, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात की गई है। हाउसेज में वोटिंग किस तरह से होगी, वो आर्टिकल नंबर 100 में है। जॉइंट सीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जॉइंट सीटिंग जो होती है दोनों उसकी, दोनों हाउसेस की, ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 108 में है। आर्टिकल नंबर 110, ठीक है, मनी बिल से रिलेटेड है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट, ठीक है, तो बजट की जो भी चीजें हैं वो सारी किसमें? आर्टिकल नंबर 112 में। तो ये सभी आर्टिकल आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय डिफेक्शन? डिफेक्शन का क्या मतलब होता है? तो देखिए, इट इज चेंजिंग पार्टी आफ्टर विनिंग इलेक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। इसमें तो बेसिक बताया गया कि डिफेक्शन क्या होता है कि एक्ट ऑफ लिविंग, किसी चीज को छोड़ देना, किसी कंट्री को छोड़ देना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देना। लेकिन अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में इसका क्या मीनिंग लिया गया पॉलिटिक्स पे, कि कोई भी पार्टी का कोई मेंबर है, अगर वो उस पार्टी को छोड़ देता है तो वो डिफेक्शन कहलाएगा, ठीक है। चेंजिंग पार्टी, पार्टी को चेंज कर लेना इलेक्शन के जीतने के बाद में, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश भी करी है, कुछ लॉज भी लेके आई है कि इस प्रैक्टिस को क्या किया जाए, इसको खत्म किया जाए। 1985 में एक एक्ट आता है, ठीक है, एक्ट आता है और एक अमेंडमेंट भी होता है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट होता है ये आपको बताना है। ईयर मैंने आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे मार्क करके बताएंगे। बहुत से मैंने देखा स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सीरीज भी बहुत पसंद आ रही है स्टूडेंट्स को, तो आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए, तो 1985 में क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट आया, उसके अंदर क्या किया, 10th जो शेड्यूल है वो ऐड कर दिया गया। 10 शेड्यूल के अंदर जो है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन का जो है वो स्केड्यूल इसमें डाला गया। इसमें बात की गई कि भाई डिफेक्शन जो है वो सही नहीं है। अब डिफेक्शन माना क्या जाएगा, जैसे कि एक तो सिंपल यही हो गया कि कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट है जो इलेक्ट होके आए। 3 तरह के कैंडिडेट होते हैं, देखिए, एक तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। इलेक्शन का तो सिंपल है कि जैसे कोई भी पार्टी है, जैसे बीजेपी का कोई मेंबर है, कोई इलेक्शन हो गए, ठीक है, वो जीत गया, अगर वो पार्टी चेंज कर ले, जैसे वो आप में चला जाए या वो कांग्रेस में चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डिफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है, इंडिपेंडेंट तरीके से वो खड़ा हुआ है, वो किसी भी पार्टी में नहीं है, अगर वो इलेक्शन जीत जाता है, वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ और उससे वो जीत गया, मान लो सपोज दैट, उसके बाद में अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है ना, तो भी वो डिफेक्शन में आ जाएगा, तो भी वो डिफेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हमने इंडिपेंडेंट मेंबर की कर ली। थर्ड बात है जो नॉमिनेट होते हैं, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं ना, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, अलग अलग फील्ड से, साइंस, सोशल सर्विस और आर्ट और इन स्पोर्ट्स और इन सारी चीजों से जो नॉमिनेशन होता है, तो नॉमिनेट किया हुआ मेंबर, ठीक है, अगर वो 6 महीने से पहले किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद में अगर वो ज्वाइन करता है किसी भी पार्टी को, तो फिर वो डिफेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो एंटी डिफेक्शन की चीजें उसके ऊपर जो भी होती है वो उस पर लागू होंगी, ठीक है।
तो ये सारा जो फंडामेंटल बेसिक जो है डिफेक्शन का, वो मैंने आपको बहुत इन डेप्थ समझा दिया। देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो अगर हम एक एक चीज को समझते हुए अगर चलते हैं तो मेरे हिसाब से हम आने वाले कंपटीशन के लिए फाइट कर पाएंगे। आपका प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता। मेंस में थोड़ा सा लेवल हाई आता है, अच्छी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप प्री और मेन दोनों टायर 1 टायर 2 को एक साथ हिट करके चलें, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन क्या था कि जो कौन सा अमेंडमेंट आया था जो 1985 में होता है, एंटी डिफेक्शन से था, और उसमें हमने 10th शेड्यूल ऐड किया था। ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस दैट कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। ऑडिट कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? इट इज आर्टिकल 148, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं आर्टिकल 148 है, सॉरी यहाँ पे 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग। कैग के बारे में बात की गई है। कैग होता क्या है? क्या आपको ये पता है कि कैग क्या होता है? कैग क्या करता है कि सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना सरकार का, इंडिया का भी, इंडियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, इन दोनों को कौन देखता है? कैग देखता है। इसको पब्लिक पर्स जो होता है उसका जो है देखभाल करने वाला, उसका गार्जियन भी इसको बोला जाता है, किसको? कैग को, ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ही शैल ओनली बी रिमूव्ड। उसको रिमूव कैसे किया जाता है? फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर ऑन लाइक ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी तरह ही इसको ऑफिस से हटाया जा सकता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट कैग प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 148 में इसका मेंशन है। सारा फाइनेंशियल सिस्टम सरकार का जो भी है उसको कौन ये करता है? इसको सारा कैग देखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही देखते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी यही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ। देखिए मनी बिल जो है उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखिए एक बार कोई टॉपिक, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हर एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है मनी बिल से, हर 2-3 साल के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। मनी बिल एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बना के रखें इसके ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लोकसभा में। कब तक? किसकी प्रायर अप्रूवल से वो नहीं किया जा सकता? तो प्रेसिडेंट की। अगर प्रेसिडेंट की पहले अप्रूवल नहीं ली गई है तो को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकता है। कौन? मनी बिल, ठीक है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और यही सेम चीज इसमें लिखी गई है, ठीक है। मनी बिल जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये हमने स्लाइड नंबर 2 के अंदर ही देखा था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर। वही है कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बार बार घुमा फिरा के कुछ ना कुछ वो लोग पूछेंगे। कभी आर्टिकल पूछेगा, कभी पूछेगा कि कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, कभी पूछेगा कि इसको किसका अप्रूवल की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आई होप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द हाउस ऑफ पीपल नेम्ड द लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लोकसभा, हिंदी वर्जन जो है इसका, ये कब दिया गया? तो ये 1954 में दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो लोकसभा है वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम। अब ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है। अब देखिए मैं कुछ भी मतलब फालतू की चीजें आपको नहीं करवा रही हूँ, जो बहुत हाईलाइटेड और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार एग्जाम्स में आ रही है, मैं सिर्फ वही आपकी चीजें लेके आ रही हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है कि लोकसभा सबसे पहले कब कॉन्स्टिट्यूट, इसको कब बनाया गया था? तो इसका 1952 में, मतलब ये स्टार्टिंग में इसकी वो हुई थी, इसकी मीटिंग भी हुई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा जो है फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड 17 अप्रैल 1952। इसको लोअर हाउस का हिंदी वर्जन
विभाजन जो लोकसभा है ये कब किया गया? 14 मई 1954। आप बोलते हो ना कि मैम हमें एक्सपेक्टेड भी बताओ। अगर अभी ईयर पूछा है ना तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट में क्या पता आपसे ईयर भी, सॉरी ये मंथ भी पूछ ले कि कौन से मंथ में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, टॉपिक्स वही हैं, चीजें वही हैं, तो वो क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स में से बार बार पूछेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको इसका डेट भी ध्यान रखना है, मंथ भी ध्यान। 14 मई 1954 में इसको लोकसभा का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद में अब हम करते हैं और क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस? वोल्केनिक इरप्शन से कौन बना है? क्या हिमालय बना है, क्या वेस्टर्न घाट बना है, या लक्षद्वीप आइलैंड्स बने, या डेक्कन प्लेटू बना है? ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेटू। अब इससे बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए डेक्कन प्लेटू जो है इज मेड अप ऑफ द लावा फ्लोज। लावा फ्लोज जो उससे देखिए कुछ जगह पे जैसे कुछ यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है, अब आप समझिए कि जैसे ये इंडियन प्लेट है, ये मूव कर रही है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की चीजें हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद में आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे इंडियन जो प्लेट थी बहुत साल पहले क्या हुआ कि वो जो है वो अपवर्ड मूव कर रही थी। तो अपवर्ड जैसे जैसे वो मूव करती गई, वो एक हॉटस्पॉट था, जैसे यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और ये इधर प्लेट है, सपोज दैट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इरप्शन हो रहा है और ये इधर प्लेट है, तो ये अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है। तो जो डेक्कन प्लेटू है ना वो सारा इसमें लावा का जो फ्लोज है वो यहाँ पर इकट्ठा होता गया। तो जो डेक्कन वाला एरिया है ना वो यहाँ से क्रॉस हुआ, जहाँ पे क्या था, वोल्केनो इरप्शन हो रहा था। तो यहाँ पर सारा क्या हो गया, हमारा जो लावा की लेयर्स है वो बनती गई। अब इस डेक्कन प्लेटू से आपकी बहुत सारी और चीजें क्लियर होंगी, इग्नियस रॉक से, लावा फ्लोज से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे लावा से जो सोयल बनी हुई है, तो कौन सी सोयल बनी है? ब्लैक सोयल बनी है। पहली बात, ब्लैक सोयल में कौन सी क्रॉप अच्छी होती है? ठीक है, ब्लैक सोयल में कौन सी क्रॉप अच्छी होती है? इसमें कौन सी होती है? कॉटन अच्छी होती है। ठीक है, इसको कॉटन, ये क्वेश्चन है, ये PYQ क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात की ब्लैक सोयल को क्या बोलते हैं? ब्लैक सोयल को बोलते हैं रेगुर सोयल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, रेगुर सोयल कौन से एरिया में मिलती है? तीसरी बात, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रीजन में मिलती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम एक चीज से कितने पॉइंट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहे हैं कि डेक्कन प्लेटू है। ठीक है, ये लावा फ्लो से बन रहा है, कहाँ का है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले रीजन में। और जो डेक्कन ट्रैप्स है वो 60 से 68 मिलियन ईयर्स अगो, 60 से 68 मिलियन ईयर्स अगो ये डेक्कन ट्रैप्स जो है वो बने थे। ठीक है, यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आई होप क्लियर हुई होंगी। उसके बाद में देखिए, विच हिल स्टेशन नेम्स मीन्स प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट? कौन से हिल स्टेशन को प्लेस ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है? ये है दार्जिलिंग। अब देखिए, द नेम दार्जिलिंग कम्स फ्रॉम द तिब्बतन वर्ड, क्योंकि दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? आप देखिए, अगर आप चीजों को समझेंगे तो वेस्ट बंगाल वाला जो ये रीजन है, तो कहीं ना कहीं चाइनीज इफेक्ट आ ही जाता है। तो तिब्बत वाला, यहाँ पर तिब्बत है। ठीक है, तो तिब्बतन इफेक्ट आता है। तो वर्ड क्या है? डोरजे, जिसका मीनिंग होता है थंबर बोल्ट, स्केप्टर ऑफ द हिंदू डेटी इंद्रा, एंड लिंग। और जो लिंग है, जैसे दार्जी का मीनिंग क्या हो गया? दार्जी का मीनिंग हो गया थंडर बोल्ट, और जो लिंग है उसका मतलब होता है एक प्लेस, लैंड। ठीक है, तो क्या हो गया? लैंड ऑफ द या फिर प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट, इसका मीनिंग ये होता है। इट मीन्स प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट लोकेटेड इन द महाभारत रेंज ऑफ द लेसर हिमालय। अब देखिए, जो हिमालयन रेंजेस है, 3 रेंजेस है, ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस, लेसर हिमालयस। तो जो लेसर हिमालयस की जो रेंज है ना, उसमें दार्जिलिंग है, सिचुएटेड इन द वेस्ट बंगाल। तो वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अब आपसे क्या है कि आपको पता होना चाहिए, दार्जिलिंग में टी की जो है, टी प्लांटेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखिए, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स है? तो इट इज 36। ठीक है, 36 आइलैंड्स है। देखिए, लक्षद्वीप इज एन आर्किप्लैगो कंसिस्टिंग ऑफ द 36 आइलैंड्स विद एन एरिया ऑफ द 32 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 32 स्क्वायर मीटर एरिया, इसमें 36 आइलैंड्स है। 12 इसमें एटोल्स है, 3 इसमें रीफ्स है, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स है, और 10 क्या है इसमें? 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लें, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान
निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ठीक है। अरेबियन सी ये लक्षद्वीप है, ठीक है। ये केरल वाला हमारा रीजन हो गया, केरल वेम्बनाड लेक होगी इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, 36 इसमें आइलैंड्स है, ठीक है। तो ये बेसिक सी आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज, ठीक है। देखिए वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक सभी को पता है, आप झट से बोल देंगे मैम माउंट एवरेस्ट, उसकी वैल्यू कितनी है वो भी आप बोल देंगे कि मैम 8848। आपको टिप्स पे होनी चाहिए, हमने ये चीज लास्ट सेशन में कर ली। माउंट एवरेस्ट का नाम आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए था, 8848 मीटर, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको रटी हुई होनी चाहिए आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो नेपाल में है, ठीक है, तो ये तो वर्ल्ड का हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पर है और कौन सी है, तो ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। हम इसकी बात करते हैं, K2 इसकी हाइट कितनी है, देखिए एवरेस्ट की कितनी थी 8848 और इसकी कितनी है, इसकी है 8611। मोटा मोटा अगर हम देखें 200 मीटर हाइट इसकी क्या है, कम है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो ये हमारा हो गया हाईएस्ट पीक। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये कौन से स्टेट में मिलती है, कौन से स्टेट में ये हिल जो है, ये पीक जो है ये लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ये आज मैंने आपको बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको आंसर करना है इसको। उसके बाद में देखिए विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज और अरावली रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू लाई करता है। अब जैसे ही अरावली और विंध्यन रेंज आया, मैंने आपको लास्ट सेशन में इनकी लोकेशन बताई थी। जब आपके माइंड में लोकेशन क्लियर होती है ना, आपके माइंड में एक पिक्चर बनी हुई होती है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है समझनी, ठीक है। आप रिकॉल कर पाते हो और बहुत से ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर पाते हो, ठीक है। तो अब ये देखिए ये है मालवा प्लेट्यू। अब हम एक बार इसको देखते हैं। मालवा प्लेट्यू जो है वो लाई करता है अरावली और विंध्यन रेंज में, और वोल्केनिक ओरिजिन, देखिए वोल्केनिक इरोजन है, ओरिजिन है यहाँ पे, इस वाले रीजन में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो वोल्केनिक ओरिजिन, द प्लेट्यू कंप्राइजेस सेंट्रल मध्य प्रदेश स्टेट और साउथ ईस्टर्न राजस्थान स्टेट के बीच में ये लाई करते हैं, एमपी और राजस्थान वाले एरिया के आसपास में। ये होगी बात क्लियर। अब हम अरावली और विंध्यन रेंज को देखते हैं। देखिए मैं पहले मैप बनाने की कोशिश करती हूँ कैसा बनता है। देखिए ये हमारा अरावली रेंज है इस तरीके से, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से विंध्यन रेंज है। सबसे पहले विंध्यन है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, वनस्थ से आपको याद रखना है। पहले हमारी है विंध्यन रेंज, फिर नर्मदा नदी आती है, फिर सतपुरा रेंज आती है, फिर तापी नदी आती है। ये हो गया क्लियर। ये हमारी अरावली रेंज है, ठीक है। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पॉइंट है, माउंट आबू जो है वो भी यहीं पर है अरावली में, ठीक है। ये हमारी विंध्यन रेंज होगी। इसके बीच में जो ये रीजन है ना, ये क्या है, ये मालवा प्लेट्यू है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करें तो अगर आपके पास में मैप हो, अगर आप मैप को रख सके, एटलस हो आपके पास में, तो उसको खोल लिया करो जब हम इसके क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, या फिर सेशन के बाद में आप एक बार मतलब मेन चीजें जो है हमारी एटलस में या आपके मैप में, तो आप उसको एक बार देख लें तो माइंड में अपने आप चीजें फिट हो जाएंगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है अनाईमुड़ी। अब देखिए द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज दी अनाईमुड़ी, 2695 मीटर, ठीक है। 2695 मीटर इसकी हाइट है। और अन्नामलाई हिल्स लोकेटेड कहाँ पर है, केरल में, और कौन से में, वेस्टर्न घाट्स में। अब ये घाट्स की बात आई है तो हम बात करते, देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हो गई, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हो गई। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखिए वेस्टर्न घाट्स जो है यहाँ पर हाइट कम है, और जैसे ही हम साउथवर्ड आते हैं तो इसकी हाइट जो है वो बढ़ती रहती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये मोर रेगुलर है। ये एनसीईआरटीज की चीजें हैं जो क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और हुए भी हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, ये मार्क करनी है, नोट करनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम साउथ में आते हैं तो हाइट बढ़ती है। ये मोर कॉन्टिन्यूअस है, ये इतने कॉन्टिन्यूअस नहीं है ईस्टर्न घाट्स। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है मैम, आप बोल रहे हो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि देखिए
जो मोस्टली रिवर्स है ना, जैसे कि गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, मतलब मोस्टली जो रिवर्स है उनका फ्लो इस तरफ है, तो वो जो नदियां हैं वो यहाँ आके डेल्टाज बनाती है, इन हिल्स को काट देती है, तो ये इतनी ज्यादा रेगुलर नहीं है। यहाँ पे तो हमने देखा इस तरफ जो फ्लो कर रही है वेस्टर्न में, तो यहाँ नर्मदा थी, तापी थी, और कुछ कुछ छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी रिवर्स है जो गोवा में है या इधर है, तो वो इतना वास्ट लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत वाइड, जैसे गोदावरी, उसको तो साउथ गंगा ही बोल देते हैं, ठीक है, साउथ गंगा, मतलब गंगा कितनी बड़ी नदी है, नॉर्थ में देखें तो साउथ में वो सबसे बड़ी गंगा हो गई, ये सॉरी गोदावरी हो गई, ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत उनका फ्लो है, और वो बहुत ज्यादा बड़े डेल्टास बना रही है, तो इस तरीके से जो ये है ये इतने कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट भी देख लिया, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो इम्पोर्टेंट थी आपको बतानी, वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए एक क्वेश्चन है साइंस का, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन्स वाले जो क्वेश्चन है ये तो फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, इसमें तो कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी में आता है, ठीक है, इसको क्या बोला गया, एस्कॉर्बिक एसिड इज फॉर्म ऑफ द विटामिन सी, इट इज फॉर्म नेचुरली इन द सिट्रस फ्रूट्स और मैनी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब देखिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये होता है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी होता है। और अगर हम सिट्रस फ्रूट्स खाते रहे तो स्कर्वी नहीं होगा, अगर हम विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड को अगर हम कंज्यूम करते रहे प्रॉपर अमाउंट में तो ये डिजीज नहीं होती है, ठीक है। इज इट क्लियर। उसके बाद में देखिए the first recipient of the दादा साहिब फाल्के अवार्ड was। हम कुछ फैक्चुअल जो स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के जो पार्ट्स है वो हम देख रहे हैं। दादा साहिब फाल्के अवार्ड का फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था, कब ये स्टार्ट हुआ, किसको मिला सबसे पहले, तो इट वाज देविका रानी, मिसेस देविका रानी को सबसे पहले दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला। कब मिला, 1969 में। तो अब सबसे पहले इनको मिला है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि इस अवार्ड की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1969 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। इट इज द हाईएस्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन फॉर द फिल्म पर्सनैलिटीज ऑफ द कंट्री। जो फिल्म पर्सनैलिटीज के लिए हाईएस्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन है, ठीक है, हाईएस्ट ऑफिशियली तरीके से जो गवर्नमेंट के उससे, तो ये सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट अवार्ड रहता है फिल्म पर्सनैलिटीज के लिए, ठीक है। अब अगर ये आया है कि दादा साहिब फाल्के अवार्ड का फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था, तो अब लेटेस्ट किसको मिला है ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कब अभी जो लेटेस्ट दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड है, भगवान के लिए जो रास्ता है, पाथवे टू गॉड है, ये बुक किसने लिखी है, तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। द बुक टाइटल पाथवे टू गॉड हैज बीन ऑथर्ड बाय द महात्मा गांधी। इट कंटेन्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गांधीजीज राइटिंग्स एंड स्पीचेस दैट वर कंपाइल्ड बाय द MS देश पांडे। देखिए जो गांधी जी की राइटिंग्स है, उन्होंने जो स्पीच लिखे हैं, ठीक है, तो वो जो उसमें से काफी सारे एक्सट्रैक्ट निकाल के इसको कंपाइल MS देश पांडे ने किया है, और इसको पब्लिश किसने किया, कब हुआ ये, 1971 में। और वैसे इस बुक को किसने लिखा है, इसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि सारी जो गवर्नमेंट है, वर्ल्ड की जितनी भी जो गवर्नमेंट्स है या फिर UN है, वो लोग कितना एनवायरनमेंट को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कितनी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें आ रही है, तो ये SDGs जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 17 SDGs है, ठीक है। अगर आप ट्रिक से या कैसे भी करके अगर इनको वो कर लो, ध्यान रख लो कुछ स्टोरी बना के, तो फिर ये मतलब सही रहेगा। अगर SDG नंबर 10 पूछा जा रहा है तो आप तैयार रहिए कि बचे हुए जो SDG हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। अब हम देखते हैं कि SDG 10 जो है वो रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करता है। टोटल SDG कितने हैं, 17 है। अब देखिए मैंने पहले वाले सेशन में भी, मुझे याद है मैंने आपको समझाया था कि 2000 से लेकर 2015 तक तो क्या थे, MDGs थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। उसके बाद में 2015 से लेकर 2030 तक का हमने टारगेट रखा है कि SDGs कुछ हमने डिसाइड किए हैं, और उसमें हमने UN ने बोला है कि ये 17 SDG हैं, ये आपको कंप्लीट करने, आपको मतलब अपने माइंड
में रखने हैं अपने पॉलिसीज को बनाते हुए। इंडिया में एसडीजीज की जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, वो कौन लेके आता है? वो नीति आयोग लेके आता है। उसमें कितना जो इंडेक्स आता है उसमें कितने वो है, उसमें 17 में से 13 जो इंडेक्स है, मतलब जो एसडीजी है वो उसमें ऐड करे गए हैं, 4 उसमें ऐड नहीं करे गए हैं। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें आपको लास्ट सेशन में कराई थी। ठीक है, तो जो एसडीजी नंबर 10 है वो है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की ये बात करता है। और इससे पहले 1 जो है, 2 जो है जीरो हंगर हो गया। ठीक है, और अपना पॉवर्टी, नो पॉवर्टी हो गया, 1 2 ये सब सारे। तो ये सब आपको कैसे भी करके मतलब अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए 2022 के शायद 11 अप्रैल को कोई किसी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जितना मुझे याद आ रहा है, कि वेटलैंड्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे अब ये एसएससी का क्वेश्चन हो गया, एसएससी सीजीएल का। आपको क्या लगता है कि ये जो वेटलैंड्स का टॉपिक हो गया, रामसर कन्वेंशन का हो गया, ये इराक में हुई थी साइन, ठीक है, क्या ये सिर्फ सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं? क्या ये सिर्फ एसएससी ने पूछा है? नहीं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। ये सिर्फ आपको एसएससी में हेल्प नहीं करेगा, कोई भी एग्जाम हो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो हर कोई पूछता है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेड ए का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेड बी हो, चाहे वो ग्रेड सी हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है ना, क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है, सीएससी, यूपीएससी सीएससी। आपको मेरी बात पे यकीन अगर नहीं है तो आप इसके यूपीएससी के पीवाईक्यू 18, 19 और जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ 18, 19, 20 वाले में आपको ये क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये डेट ही पूछी हुई है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, मतलब मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ टॉपिक्स को पकड़ें, उसके दाएं बाएं की चीजें अगर सीख लें, देख लें कि क्या क्या है, तो वो आपके फिर हर एग्जाम में आपका बेनिफिट उससे होएगा ही होएगा। अब हम ये क्वेश्चन है कि ये कौन से उसमें कौन सी डेट को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रामसर कन्वेंशन है 1971 में साइन हुई थी, इराक के अंदर हुई थी। ठीक है, इनमें से कोई एक डेट है या फिर नहीं भी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कितनी वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया के अंदर, ये क्वेश्चन है, ये भी आपको बताने की टोटल अभी कितनी होगी है। ठीक है, और क्या आपको माइंड में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो ये वेटलैंड साइट्स होती हैं, रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स जो हैं ये सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री को मिली हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। अभी आपके 3 क्वेश्चन इससे हो गए, डेट कौन सी है, ठीक है, और क्या पूछा था मैंने आपसे, दूसरा जो भी क्वेश्चन था, और तीसरा की सबसे हाँ टोटल साइट्स कितनी है, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि रामसर जो साइट्स है ये सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में इशू की गई है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अब आपको जो भी ये पीडीएफ्स हैं, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, क्विज हैं, जो भी है, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा, मैं हर बार आपको बताती हूँ, ठीक है, कि एक ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में बहुत ही मिनिमम फीस, बहुत अफोर्डेबल रेट पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। 50 रुपीज इज नथिंग, 50 रुपीज, 55 रुपीज, उतने में आप सारी पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उस पे, कमेंट सेक्शन में, उस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और शेयर द वीडियो। थैंक यू।